शकुंतला का धैर्य समाप्त हुआ और प्रतीक्षा नहीं हुई उनसे। उन्होंने अपने प्रेम को अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया और राजा दुष्यंत की सभा में पहुंच गई। ऋषि पत्नी का दुष्यंत की सभा में है स्वागत। यहाँ पधारने के कारण से शीघ्र कराया होगा। आपकी अर्धांगिनी है जिसे आपको सौंपने आए। स्वीकार करिए इस जिसने आपकी विरह के कष्ट उठाए। ये कैसा परिहास है? मैंने कब किया इसका वर्ण? कहीं से देखा भी हो? नहीं, मुझे ऐसा कोई स्मरण। क्या हुआ मोहम्मद? नाटक अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो क्या है ना कि इतनी दूरी से मैं संवाद ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इसलिए समीप जा रहा था। आइए, मैं आपका आसन सबसे आगे वाली पंक्ति में लगवा देता हूँ। मंच के साथ साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे अतिथि भी जलकर भस्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। संवाद ठीक से सुनाई नहीं दे रहे और आगे की पंक्ति में बैठने के नाम से इतने व्याकुल क्यों? ये सम्राट और रानी धर्मा तो लक्ष्य नहीं। ये कैसा अनर्थ है राजन? मेरी सखी ने लोकलाज त्याग कर, अपने माता पिता को भूलकर, सब कुछ भूलकर आपसे गंधर्व विवाह किया है। आप कह रहे हैं कि आपको स्मरण नहीं? आपकी सखी है सुंदरी, जैसे स्वर्ग लोक से आई, किंतु कैसे करूं मैं स्वीकार स्त्री पराई। भूले मेरा मुख, भूले हाव भाव, पहले तो नहीं था आपका ऐसा स्वभाव। समय और वियोग ने कर दिया होगा मुझे बिन, किंतु क्या पहचानते नहीं आप ये स्मृति चिन्ह? आपकी अंगूठी गई थी सरोवर प्रातः स्नान को। भूल आई होगी तुम उस प्रेम की पहचान को। संभाली गई ना तुमसे प्रेम की पहचान वो। प्रेम दिया नहीं जाता जैसे कोई दान हो। जब तक नाटक समाप्त नहीं हो जाता, मंच के पास ही खड़े रहो। पद्मावती क्या कर रही है? इस समय से मंच से जाना चाहिए था, और जब दुष्यंत को मछली से अपनी मुद्रिका मिलेगी तब उसे शकुंतला का स्मरण होगा। पद्मावती को रोकना होगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा, सब मंचन व्यर्थ हो जाएगा। आप लोगों की भूमिका यहीं समाप्त हुई। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोकलाज भूल भूल, चरणों में भर के धूल धूल, जो मेरा है मैं प्रेम वो लेने आई हूँ। ना भिक्षा ना दान, अपना अधिकार मांगने आई हूँ। न सुखों का संसार, अधिकार ये दुख का जाल। सच कहता हूं लौट जाओ, विष विरह का घोंट जाओ। सुना था न्याय के पराई हो, दयावान धर्म अनुयायी हो, फिर कैसे न्याय का बोध नहीं? पर हम भी कोई अबोध नहीं। पहले समझो विवशता हमारी, फिर हमें दोष दो, हमें कष्ट नहीं। जो भी हमको प्रिय है, चोक से वही ग्रस्त है। शत्रु मुझे घेरे, जीवन में अंधेरे, बाण वीरा का खाऊंगा, किंतु तुम्हें क्षति न पहुंचाऊंगा।
नहीं था क्या है प्रीत, हृदय की हार या हृदय की जीत। जब एक दूसरे से अज्ञात थे फिर भी हम तुम साथ थे। जब ढाल बनकर मैं तुम्हारे आगे आई थी, जब सबसे लड़कर तुमने मेरी लाज बचाई, साथ मिलकर हमने इस युग को जीता था। ये तो कौरव की है। जब हमारे मिलन से जुड़ने लगा ये सारा संसार, बोलो क्या नहीं किया था तुमने मुझसे प्यार? ये सच है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, पिता से तुम हुए थे, मैं भी तुमसे दूर कही थी। चला ना समय पर तुम्हारा वश, मैं अपने पिता के आगे विवश। दूर रहे फिर भी क्या कभी हो सके एक दूसरे से विलग? सत्य है ये, जीते जी तुमसे दूर न रह पाऊं। तुम नहीं स्वीकारोगे, अभी यहीं मर जाऊंगी। गौरकी, तो ये कौरव की है, इसलिए इसने जानबूझकर मेरी भावनाओं के साथ खेला ताकि अशोक को ईर्ष्या हो। असंभव! कलिंग की राजकुमारी और मगध के राजकुमार के बीच कोई भी संबंध जुड़ नहीं सकता। सम्राट, कौरव की ही अशोक के लिए उपयुक्त वधु है। मैंने उसे जाना है, परखा है। इससे उपयुक्त और कोई कन्या नहीं है अशोक के लिए। ये झूठी है। अशोक को पाने के लिए इसने हमसे असत्य कहा, असत्य का सहारा लिया इसने। हाँ, कौरव के लिए अपनी पहचान छुपाई, पर मैंने भी तो ऐसा किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आपकी रक्षा के लिए अपनी पहचान छुपाना तभी आवश्यक था। अपने प्रेम से विलग होकर जीवन उदासीन ही नहीं, उद्देश्यहीन बन जाता है। ये हम दोनों से बेहतर और कौन समझ सकता है? हम अपने बच्चों के प्रेम को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कौरव ही अशोक के जीवन को पूर्ण कर सकती है। तुम कोई भी तर्क दो, किंतु मैं अनुमति नहीं दे सकता। ये शत्रु की संतान है। हाँ है, पर यदि संबंध जुड़ जाएंगे तो शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी। कौरव की अशोक की ढाल बनेगी। मेरी बात मानिए, मेरे विश्वास पर विश्वास रखिए सम्राट। अंततः ईश्वर ने दोनों को मिला ही दिया।
दुष्टों की टोली पीछे क्यों हट रही है? हट जाइए! आप सब लोग मंच से दूर हट जाइए! आप सब मंच से दूर हट जाइए! युवराज हटिए मंच से दूर! जब तक इस द्वंद्व युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ जाता, गौरवकी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यदि नायक नहीं होते तो मेरा जीवन कब का छिन्न भिन्न हो गया होता। न केवल एक निष्ठावान मित्र थे, बल्कि सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने प्राण त्याग करके सबकी रक्षा की। यदि मैं उनकी मृत्यु से इतनी आहत, इतनी व्यथित, जाने अशोक पर क्या बीत रही होगी। नायक की मृत्यु से अशोक को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। उस घटना के पश्चात एक शब्द नहीं फूटा है उसके मुख से। अशोक का ये मौत प्रलय पूर्व की शांति है सम्राट। उसने सिर्फ अपना अंगरक्षक नहीं खोया, बल्कि अपना प्रिय मित्र, शुभ चिंतक को खोया। दोषियों को शीघ्र ही ढूंढकर दंडित करना होगा हमें, अन्यथा अशोक स्वयं उन्हें दंडित करने का प्रयास करेगा तो स्थिति अत्यंत भयानक होगी। अशोक की नियति में स्पष्ट लिखा है, यदि वो सम्राट बना तो उसे अपनों के विरुद्ध ही कार्य करना होगा। और मुझे आभास हो रहा है कि वो समय दूर नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि कलिंग की राजकुमारी को नगर वधू बनना पड़ा, क्योंकि मगध का राजकुमार उसे बचा नहीं पाया।
न्याय होगा, अविलंब होगा। सम्राट, विस्फोट का कारण ज्वलनशील पदार्थ और तेल का मिश्रण है। वो ये पदार्थ केवल वहीं से आ सकता है जहां पर इसे व्यापक मात्रा में निर्मित किया जाता है। कोई और सूत्र प्राप्त हुआ? इस बार मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे परिणाम चाहिए, वो अपराधी चाहिए, शीघ्र शीघ्र। सम्राट, हमें राजकुमार सुशीम के दोनों अंगरक्षकों पर संदेह हुआ था, लेकिन रहस्य ज्ञात होने से पूर्व उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरे अंगरक्षक? वो दोनों? आजकल तो किसी पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अंगरक्षक ही भक्षक हो गए। नहीं, अवश्य ही किसी ने उन्हें प्रलोभन दिया है। पिताजी, ये एक सुयोजित षड्यंत्र है। लक्ष्य भवन था, हम सब थे। क्षति पहुंचाना उद्देश्य है शत्रुओं का, और ऐसा केवल दूसरे राज्य के शत्रु ही कर सकते हैं। और सभी को भलीभांति ज्ञात है कौन मगध का घोर विरोधी और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मेरी ऐसी मंशा होती तो क्या मैं मंच पर खड़ी रहती? कौरवकी, सब जानते हैं कलिंग अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है, और इसीलिए अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए कौरवकी ने प्रतियोगिता का अंतिम दिन चुना। हम सबसे अपनी पहचान छुपाई, असत्य कहा, हम सबको अंधेरे में रखा। कुछ भी हो, है तो वो कलिंग के राजा जगन्नाथ की पुत्री, और वो यहाँ बदला लेने के उद्देश्य से ही आई थी। नहीं, कौरव की ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अशोक के लिए अपने प्राण दे सकती है, उसके प्राण कभी नहीं ले सकती। यदि कौरव ने नहीं किया है, कौन हो सकता है? कौन 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 कौन? अर्थात राजमाता हेलेना। अशोक, फिर वही निरर्थक बातें कर रहे हो तुम। तुम्हारे शंका का समाधान पहले ही कर दिया गया है। अपने आंखों से तुमने उनकी अस्थियां देखी है। नहीं पिताजी, इसे सिद्ध करने दीजिए कि कौरवकी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। है कोई तुम्हारे पास प्रमाण तो करो सिद्ध, क्योंकि कौरवकी के पास उद्देश्य भी था, साधन भी और अवसर भी। पिताजी, इसी प्रयोजन से आइए यहाँ। मेरा प्रस्ताव तो है कि गहरी जांच होनी चाहिए, अभियोग चलाना चाहिए कौरवकी पर। ना अभियोग, ना ही जांच, ना ही भ्रमित करने वाला कोई तर्क और साक्ष्य। अब यहां होगा तो केवल न्याय। सभा को न्यायालय के रूप में भ्रमित नहीं किया जाएगा। यहां केवल सत्य को तोड़ा और मोड़ा जाता है। अपराधियों को बचाने हेतु साक्षी और साक्ष्य को नष्ट किया जाता है। आज इस षड्यंत्र में कौरवकी को खींचा गया है, कल मुझ पर लांछन लगाया जाएगा, परसों आचार्य राधागुप्त पे, संभवतः शीघ्र ही सम्राट को भी संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। यहां सभा में राजनीतिक दांव पेच, कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन होता रहे, और वहां प्रजा में अत्याचारियों का आतंक, हाहाकार मचाता रहेगा। मगध के राजकुमार
तुम अपने ही राज्य की शासन व्यवस्था पर कैसे प्रश्न उठा सकते हो अशोक? कैसे अविश्वास प्रकट कर सकते हो? जो तुम कह रहे हो वो अराजकता के लक्षण है। और जब न्याय किसी एक के पक्ष में होता है तो दूसरे को तो अन्याय ही लगता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है अशोक कि न्याय नहीं होता है। न्याय प्रमाण मांगता है। सम्राट, मेरे विचार से इस घटना की जांच हेतु आपको एक विशेष समिति गठित करनी चाहिए। साथ ही हमारे जीवन पर इसका प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। मगध में अतिथि बनकर आई हुई राजकुमारियों में गत दिनों से इस घटना से भय व्याप्त है, तनाव में है वो सब। इसलिए सम्राट यही उचित होगा कि हम अपने पुत्रों के लिए वधू का चयन कर लें। उसके पश्चात सगाई की तैयारियां कर लें। हम पर ईश्वर की कृपा है सम्राट कि इस षड्यंत्र में केवल एक सैनिक की ही हत्या हुई है और हम सब सुरक्षित हैं। नायक एकमात्र सैनिक नहीं था, महारानी चारुमित्र मगध का रक्षक था। हमने एक रक्षक को खोया है। इस मातृभूमि ने अपने एक सुपूत को, एक पुत्र को खोया है। उसके बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूं कि राजमाता हेलेना ही अपराधी है और वो जीवित है। वो इस संसार के किसी भी कोने में ही क्यों ना छुपी हो, मैं उन्हें इस सभा में प्रकट करूंगा। जब तक अपराधी के घर में शोक नहीं हो जाता, तब तक इस भवन में कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ना ही कोई सगाई होगी और ना ही होगा कोई विवाह। बहुत दे दिया मैंने अपनों को अवसर, किंतु अब और नहीं। सब सुन ले कि मगध के शत्रुओं की मृत्यु इतनी भयानक होगी, उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की होगी, चाहे फिर वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। पराए वचन है मेरा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.